अच्छा अच्छा चलो, आज हमने पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। ये अब हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स पढ़ने स्टार्ट किए हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे पास होता है कि हमने किसी भी पार्टिकल को जो जो वो नॉर्मल स्पीड पे या वेलोसिटी पे मूव कर रहा है उससे ज़्यादा उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, उसको एक्सेलरेट करवाना है, ताकि नेक्स्ट उसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकें। अब ये मेडिकल ट्रीटमेंट में भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स मेडिकल ट्रीटमेंट्स में भी यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ होते हैं। जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है हमारे पास, सुना होगा आपने नाम, वहां पर भी पार्टिकल्स को लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर यूज होता है। वहां पे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा के उनके आपस में कोलिजन करवाए जाते हैं, ताकि उनके इनर प्रॉपर्टीज को वो स्टडीज कर सके। क्योंकि जब वो कोलाइड करते हैं, जिसके साथ वो ब्रेक करते हैं, जिस पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं, तो वो फिर आप उसको स्टडी करते हैं उसके रिएक्शन से कि उस पार्टिकल के अंदर क्या क्या है। तो जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं उसका मकसद के लिए हमारे पास यूज होती है। तो पहले हमने पढ़ा है लीनियर एक्सेलरेटर, आज हमने पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। इसके नाम से ही पता चलता है कि है तो एक्सेलरेटर लेकिन साइकिल की फॉर्म में। जैसे साइक्लोट्रॉन हम होता है, जो तूफान होता है वो सर्कल में घूमता है, तो उससे इसका नाम साइक्लोट्रॉन बना है कि इसमें जो पार्टिकल हमने सीधी लाइन में नहीं, इसको हमने सर्कल में एक्सेलरेट करवाना। तो सबसे पहले इन्वेंट किया था ये अर्नेस्ट लॉरेंस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, और 1932 में सबसे पहले ऑपरेट करके इससे कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करवाया गया था। और इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन पार्टिकल यूज करके उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। चार्ज पार्टिकल यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके उसको एक्सेलरेट करवाना है, और उसको सर्कल में रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को यूज करना है। तो अगर चार्ज पार्टिकल नहीं होगा तो उस पर फील्ड्स का असर नहीं होगा, इसलिए इसमें हम प्रोटॉन यूज करते हैं। The cyclotron is a circular accelerator which is used to produce highly energetic beam of charged particles. It is also called magnetic resonance. अब चार्ज पार्टिकल्स की जो बीम आ रही है वो हमारे पास एक लाइन में आ रही है, एक रेजोनेंस के तहत आ रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सर्कल में रख रही है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब कंस्ट्रक्शन इसकी, cyclotron consists of two D-shaped electrodes which are enclosed in a flat evacuated chamber made from metal. वहां पर लीनियर एक्सीलरेटर में हमारे पास रॉड्स थे, हॉलो रॉड्स थे, जिसमें जब गैप में से पार्टिकल गुजरता था तो उसको एक्सेलरेशन मिलती थी, उसको पुश मिलता था। अब यहाँ पर इन डीज के अंदर पार्टिकल मूव करेगा, उसके अंदर उस पर कोई फील्ड अप्लाई नहीं होगी। ये हॉलो चार्ज पार्टिकल के लिए हॉलो मेटल बॉक्स है। लेकिन ये जो दरमियान में आपको गैप नजर आ रहा होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ होगा। जब पार्टिकल यहाँ से गुजरेगा तब उसको पुश मिलेगा। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस शिफ्ट करेगा, अगर इस टी से निकला है तो इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, तो उसको पुश मिलेगा, वो इस टी में चला जाएगा। तो जब वो पार्टिकल जितनी देर में मूव करके इधर को आएगा, उसने अब इस टी में एंटर होना है, उतनी देर में पोटेंशियल डिफरेंस शिफ्ट होके इस टी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे हमारे पास लीनियर पार्टिकल एक्सेलरेटर में हो रहा था। तो अब पहले एक पुश यहाँ मिला उसको, उसके बाद जब दोबारा इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से फिर उसको पुश मिला। इस तरह वो, ये मिडल में आयन सोर्स है, यहाँ से पार्टिकल मिडल से स्टार्ट होता है, इसी तरह मूव करता करता। जैसे आप, तो मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, आप झूले लेते, पींग पे झूले लेते हैं, आप वैसे तो मूव नहीं कर रहे होते, जब आप जितनी दफा एक अपना सर्कल मूव करके वापस आते हैं तब आप पाँव से धक्का लगाते हैं या कोई आपको धक्का लगाता है। जितनी दफा आपको धक्का लगाता है उतनी दफा में आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। तो ये वही हाल है यहाँ पर, जब जब ये जो जगह है मिडिल की, वो पॉइंट है जहाँ पर आप पाँव से अपने पींग पे धक्का लगाते हैं अपने आप स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। यहाँ पर पार्टिकल के साथ वही काम हो रहा है कि जब जब पार्टिकल इस गैप से गुजरता है तो उसको पुश मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो मूव करता है, और मूव करता करता जितनी रिक्वायर्ड होती है आपको उसकी एक्सेलरेशन, जितनी एनर्जी आपने उसकी इंक्रीज करनी होती है वो होती है, तो वो यहाँ से वो बाहर निकल जाता है। वो आपने इसको ट्रीटमेंट में यूज करना है या एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, तो आगे आप उसको यूज कर लेते हैं। दिस चेम्बर इज इंस्टॉल्ड इन अ नैरो कैप बिटवीन टू पोल्स ऑफ लार्ज मैग्नेट। अब यहाँ पर इसके मैग्नेट के दरमियान में इसको प्लेस किया हुआ है। मैग्नेट का सिर्फ यहाँ पर काम हमारे पास ये है कि उसने
जो पार्टिकल है इसको बाहर को नहीं जाने देना। मैग्नेट ने इसको सर्कल में रखना है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है, इसके परपेंडिकुलरली जिस डायरेक्शन में हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है। एक मिनट मुझे दे, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, अब हम यहाँ पर थे कि द हेलो इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड बैक टू बैक इन चेंबर। The Ds are connected to an electric oscillator which is establish an oscillating potential difference between the edges. अब पोटेंशियल एक्सिलेटिंग ये गैप है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों डीज के साथ जुड़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ने उसको चार्ज पार्टिकल्स को इस गैप में, वो आपको चीजें जो पहले मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पर साथ साथ पढ़ के आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। इस पोटेंशियल डिफरेंस ने उस ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस उसको प्रोवाइड करना है उस पार्टिकल को। ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मतलब है, ये आपको मैंने लीनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर में बताया था कि जो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसने जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होना है एक डी से दूसरी डी में, एक डी से दूसरी डी में जो चेंज होना है उसकी टाइमिंग आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके साथ इक्वल, उसके इक्वल होनी चाहिए। ये ना हो कि ये इस पर नेगेटिव चार्ज पहले आ जाए अभी पार्टिकल आया ही ना हो, या पार्टिकल यहाँ जब पहुंचे अभी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज ना हुआ हो, तो उसको वो अट्रैक्ट करने के बजाय उसको रिपेल कर दे। तो जो रेजोनेंस है चार्ज पार्टिकल के दरमियान और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है वो एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे जैसे वो मूव करता रहेगा उसका रेडियस चेंज हो रहा है, तो उसी हिसाब से उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है वो भी चेंज होगा। A powerful electromagnetic magnet is also part of cyclotron used to produce strong magnetic field. The ion source is placed at the center of D. अब मैग्नेटिक मैग्नेट जो यूज किया है वो उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और जो आपका जो आयन सोर्स है लीनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर में क्या था, वो बिल्कुल बाहर पड़ा था आयन सोर्स, बाहर से पार्टिकल साइन सोर्स से पार्टिकल निकलता था वो आगे ट्यूब्स के अंदर जाता था। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर्स के अंदर मिडल में आयन सोर्स रखा हुआ है, वो मिडल से स्टार्ट होता है सर्कल में घूमता घूमता वो फिर बाद बाद में फुल एक्सेलरेट होके उसकी एग्जिट से बाहर निकल जाता है। वर्किंग इसकी, the cyclotron accelerates charged particle beam using high frequency alternating voltage। अल्टरनेटिंग वोल्टेज कह रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज उस डीज पे चेंज होता रहेगा पार्टिकल की मूवमेंट के अकॉर्डिंग, which is applied between two Ds. An additional static magnetic field is applied in perpendicular direction to the electrode plane, which enable the particle to re-encounter the accelerating voltage many times at the same phase। री-इनकाउंटर द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, री-इनकाउंटर वो कब करेगा, जब वो उसी सर्कल में अपना सर्कल पूरा करके सेमी सर्कल पूरा करके वापस इस गैप में आएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड ही होगी तो वो वापस नहीं आएगा, वो सीधा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर को निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, उसको सर्कल में रख रही है ताकि वो उस वोल्टेज को जो अप्लाई हुआ है वापस मुड़ के हाफ सर्कल पूरा करके दोबारा से गैप में आए, फिर यहाँ से जब जाएगा फिर दोबारा से मूव करके वो आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेट यूज किया हमने ये काम है। दिस कंडीशन इज अचीव्ड, ये जिसका माइक ऑन ऑफ कर लें, दिस कंडीशन इज अचीव्ड एंड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी मैचेस द साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। ये यही वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी जो मैच करेगी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल्स के साथ, दोनों अगर मैच नहीं कर रही होंगी तो उनकी जो उनकी कंपेटिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, कि वोल्टेज पहले चेंज हो जाएगा पार्टिकल बाद में आएगा, या पार्टिकल पहले गुजर जाएगा वोल्टेज चेंज नहीं होगा। अब आपको पिंग पे जो धक्का देते हैं वो तभी देते हैं जब बिल्कुल पीछे को आ जाए, जो पीछे खड़ा आपको धक्का दे रहा है, तब आपको सही आपकी स्पीड इंक्रीज होगी कि आप आगे को जाते हुए धक्का दोगे। तब वो पिंग के मूव करने को अपने जेहन में रखें कि आपको पुश के लिए आपको फिक्स तभी आप पाँव जमीन पे लगाएंगे
जब आपको पता होगा यहाँ से पाँव आगे को पुश करोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी है। अब उसके अलावा ज़मीन पर कहीं पाँव लगाओ, या तो आप गिर जाओगे या तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए आपके वो पाँव लगाने की टाइमिंग और आपकी जो आपको झूला लेके पीछे आया वो टाइमिंग एक जैसी होनी चाहिए, तभी आपकी स्पीड आगे ज़्यादा होगी, या तो आप रुक जाओगे या आप गिर जाओगे। Cyclotron resonance frequency of particle. Resonance frequency क्या है? ये the D is connected with radio frequency oscillator provide alternating voltage to Ds. ये वही बात दोबारा रिपीट हुई है, alternating voltage provide कर रही है radio frequency. The space within hollow Ds is electric field free zone. The charged particle beams such as protons produced by source is injected towards D. It initially moves towards negatively charged D and enters into it. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो डीज आपने यूज की हुई हैं वो डीज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं है। जब चार्ज पार्टिकल डी के अंदर प्रेजेंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं है, लेकिन जब वो गैप में पहुंचता है उसके एजेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है वो फ्री जोन नहीं है, वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर उस डी के अंदर चला जाता है। तो अंदर जाके फिर उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का असर नहीं हो रहा, जब वो दोबारा घूम के गैप में आएगा तब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा। The hollow space of D is shielded from electric field, but magnetic field, however, is not screened by Ds. कि जो हॉलो डीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं है उन पे, मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड का होना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही है जो डी के अंदर जब चार्ज पार्टिकल जाता है उसको सर्कल के अंदर रख रही है। अगर डी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फ्री जोन हो जाएगा तो उस पर तो कोई फायदा नहीं रहेगा, वो तो फिर वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर मूव कर जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डीज के अंदर अप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो रही। The positive charge particle move in a circular path having radius r. The magnetic force provide necessary centripetal force for the circular motion. अब मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स हमारे पास चार्ज क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अपने रेडियस फाइंड करना है, जो पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा। तो रेडियस हमारे पास बी क्यू बी आर, तो जब इसमें से हम आर निकालेंगे वो आ जाएगा एम वी ओवर क्यू बी। अब इसमें हमारे पास मास भी, प्रोटॉन हमें पता है प्रोटॉन का मास भी फिक्स है चार्ज भी फिक्स है, तो चार्ज टू मास रेशियो इसकी फिक्स होगी, मास भी प्रोटॉन का फिक्स रहेगा चार्ज भी फिक्स रहेगा। तो इसमें चेंज क्या रहना है हमारे पास, ये अब मैं आगे आगे जाके बताऊंगी कि मैग्नेटिक फील्ड वो कैसे होगी। The potential difference between these is reversed when positively charged beam just enters into the central gap. अगर आपका कोई क्वेश्चन आप मैसेजेस में लिख दें तो मैं वो आपको बता देती हूँ, या फिर एंड पे आपको टाइम दूंगी क्वेश्चन का। The potential difference between these is reversed when positively charged beam just enters into the central gap between these. अब ये वही बात कि जब सेंट्रल गैप में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो उसका रिवर्स हो गया, वो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। जैसे अगर इस टी पे चार्ज था आपके पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें ड्रॉ नहीं हो रहा लेकिन उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। आ गई तौबा, किधर गई आवाज। हेलो टीचर। तो जिस टी पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे नेगेटिव हो जाएगा, जिस पे नेगेटिव होगा उस पे पॉजिटिव हो जाएगा। In this way, positively charged beam gets accelerated whenever it enters into a gap. ये जो आप हमें टॉपिक पढ़ा रही हैं ये प्लीज न्यूक्लियर की बुक से पेज नंबर बता दें, मुझे ना इधर नजर नहीं आ रहा सही तरह से, मेरी आई साइट का प्रॉब्लम है, तो मैंने पास बुक रखी हुई है, प्लीज पेज नंबर बता दें अगर ये न्यूक्लियर की बुक से आप पढ़ा रही हैं तो।
पेज नंबर तो हमारा सेम, पता नहीं होगा ना हो, मैंने आपको पता ही है मेरी बुक थोड़ी डिफरेंट है। आप पेज नंबर की बजाय टॉपिक नंबर देख के निकाल लेना साइक्लोट्रॉन ठीक का, है मैम, ठीक है मैम, चैप्टर नंबर 3 में। सही है, ठीक है मैम। The circulating proton are always in step with the oscillation of potential of the Ds until the proton have spiraled out the edge of the D system. Finally, a deflector plate sends proton out through a portal. अब जो circulating protons है, in step होना मतलब in oscillation होना, in step होना मतलब वही बात जो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन की है कि जब गैप से गुजरे तभी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो। तो जब हम साइक्लोट्रॉन में जब यूज कर रहे हैं तो हमने उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डी का और जो पार्टिकल हमारे पास प्रोटॉन मूव कर रहा है उसके मूवमेंट को हमें इन स्टेप रखना है, मतलब उसकी टाइमिंग एक जैसी रहनी है, वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते वरना हमारा साइक्लोट्रॉन काम नहीं करेगा। मतलब और एंड पे डिफ्लेक्टर प्लेट सेंस प्रोटॉन आउट थ्रू अ पोर्टल। डिफ्लेक्टर प्लेट होती है तो जब एंड पे उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहेगी, वहां पर डिफ्लेक्टर प्लेट यूज करेंगे, वो जिस डायरेक्शन में आपने उस प्रोटॉन को लेके जाना है उस डायरेक्शन में उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब ये कैपेसिटी बताइए साइक्लोट्रॉन की कि वो कितना उस प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर सकता है या किसी भी न्यूक्लियाई को। द साइक्लोट्रॉन इज कैपेबल टू एक्सेलरेट न्यूक्लियाई अप टू 8 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। वो उसको इतना एक्सेलरेट कर सकता है कि वो इस एनर्जी तक पहुंच सकता है। द न्यूक्लियर पार्टिकल्स बिकम मैसिव predicted by special theory of relativity when they gain 20 mega electron volt or more energy in cyclotron. अब ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी से आपको याद होगा कि जैसे जैसे किस हर पार्टिकल की जिसका कोई मास होगा वो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो उसका साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने का मतलब उसका मास ज्यादा होगा। यही वजह है कि कोई भी बॉडी जिसका मास है वो स्पीड ऑफ लाइट अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि जैसी उसकी स्पीड होगी वो मैसिव होता जाएगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी जो पार्टिकल साइक्लोट्रॉन में अगर उसकी एनर्जी हमारे पास जब वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अचीव करेगा तो उसका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। उसी चीज का रेफरेंस दिया। और मोर एनर्जी इन साइक्लोट्रॉन, इट टेंड्स टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द पल्सेस बिटवीन द डी गोज आउट ऑफ फेज। अब इसके जो साइक्लोट्रॉन की कैपेसिटी तो हमारे पास इतनी है कि वो 8 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक एक्सेलरेट कर सकता है पार्टिकल को। लेकिन एक मसला ये भी आ सकता है कि जब वो कोई पार्टिकल जो मूव करेगा, जैसे इसमें अगर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे थोड़ी ज़्यादा की, ये लिमिट लें, इससे ज़्यादा की एनर्जी तक जाता है तो वो मैसिव हो जाता है। तो अब बजाय के एक्सेलरेट होने के उसकी जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाती है और जो पल्सेस बिटवीन डीज है आउट ऑफ फेस हो जाती है। अब पल्स आपने सेट की हो, जैसे मैं आपको मैक्रोस्कोपिक वर्ड से एग्जांपल देने लगी हूँ। जैसे आपने सेट की हो एक गाड़ी मूव कर रही है कि वो 40 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो उसने इतनी देर बाद जब वो इस पॉइंट से गुजरेगी तो ये सिग्नल बदलेगा। लेकिन अब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर से 20 हो जाए, स्लो हो जाए, लेकिन आपने वो सिग्नल ऑन होने की टाइमिंग तो उतनी रखी हुई है, तो वो आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। वो सिग्नल और वो उस गाड़ी की मोशन, वो सिग्नल उस गाड़ी की मोशन इन फेज नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी वो वही बात कर रहे हैं। द रेजोनेंस, अब वो रेजोनेंस कैसे अचीव होगी? द रेजोनेंस इज रीच्ड when time taken by proton to complete semicircle is equal to the half the time period of applied voltage। ये अपना माइक ऑफ रखें सर, नहीं तो मैं निकाल दूंगी आपको नेक्स्ट टाइम क्लास। द टाइम, अब रेजोनेंस कैसे अचीव होगी कि हमने जो पार्टिकल उसमें मूव कराया हुआ है वो आउट ऑफ फेज ना हो। तो रेजोनेंस कैसे अचीव करनी है, उसके लिए कंडीशन है द रेजोनेंस इज रीच्ड व्हेन टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू कंप्लीट सेमी सर्कल। जितना टाइम उसको एक सेमी सर्कल में, मतलब हाफ डी में से मूव करने में जितना टाइम लगेगा प्रोटॉन को, वो इक्वल हो टाइम पीरियड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के हाफ पे। मतलब
अगर 1 मिनट आपने अप्लाइड वोल्टेज को दिया हुआ है तो आपके प्रोटॉन को हाफ डी में से गुजरने में आधा मिनट लगना चाहिए, तभी जाके आपके पास वो रेजोनेंस अचीव होगी। तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओवर ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास वी ओवर आर होता है, तो टी बन जाएगा 2 पाई आर ओवर वी। तो हाफ टाइम पीरियड कितना रह जाएगा हमारे पास, पाई आर ओवर वी। अब टाइम उस प्रोटॉन को कितना लगा, अब ये हाफ टाइम पीरियड उस वोल्टेज का, और अब प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा, यही कहना है कि प्रोटॉन का जो सेमी सर्कल है वोल्टेज के हाफ टाइम के इक्वल होगा। तो प्रोटॉन का टाइम टी होगा, तो वो इक्वल किसके है, हाफ टाइम के जो वोल्टेज अप्लाइड है उसके। तो वो आ जाएगा आपके पास पाई आर ओवर वी। अब इस इक्वेशन 1 में जो v है वो उसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा पाई एम ओवर क्यूब। और फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करनी है वो उसका रेसिप्रोकल है, उसको आप उल्ट कर दें तो वो आपके पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। फॉर द प्रोटॉन Q एंड M आर फिक्स्ड। ये आपको मैंने शुरू में बात बताई थी कि प्रोटॉन का मास भी फिक्स्ड है, वो आप उस पर तो कोई असर नहीं होगा, ना ही चार्ज पे कोई असर होगा, इसलिए चार्ज और मास प्रोटॉन का फिक्स है। द ऑसिलेटर इज डिजाइन टू वर्क एट अ सिंगल फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिक्स कर दी है, तो Q भी फिक्स है, M भी फिक्स है और F भी फिक्स कर दिया। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपके पास, B मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने वो पढ़ा होगा मास डिटेक्टर वाला, जो मास डिफेक्ट वाला टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें क्या करते थे, जो आइसोटोप सेपरेट करने वाला, कि उसमें सिर्फ आप जो आइसोटोप या जो पार्टिकल जिसको मूव करा रहे हैं उसका नाम, तो आप उसके चार्ज को कोई चेंज कर सकते हैं ना मास को कर सकते हैं। तब आपने उसको उसकी मोशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करी, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एरियाज को सर्कल में मूव करवा रही है। तो अगर आप ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लगाएंगे इसका सर्कल छोटा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे तो भी उसका जो आपने रेडियस है अब आप चेंज कैसे कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करके। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो वेरी करने वाली चीज़ है वो बी है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। इसलिए अब आप यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन में। अदर टाइप of charged particles can be accelerated by cyclotron to emerge as high energy beam. For example, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन भी वही प्रोटॉन ही है लेकिन डबल हो जाता है, उसमें दो प्रोटॉन आ जाते हैं। कैन बी एक्सेलरेटेड बिकॉज they each have the same charge as proton. However, electrically neutral particles such as neutron cannot be accelerated by cyclotron. और क्यों नहीं एक्सेलरेट हो सकते न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये भी आपको मैंने वजह बताई, क्योंकि उन पे फील्ड्स का कोई असर नहीं होगा। Still, a beam of high energy neutrons can be produced with a neutron beam, which is accelerated by cyclotron. It smashes into beryllium target, which emits neutrons. This is the arrangement used in hospitals producing fast neutron cancer therapy. अब यहाँ पर वैसे डायरेक्ट अगर आप न्यूट्रॉन का इफेक्ट नहीं हो सकता साइक्लोट्रॉन पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेडिकल ट्रीटमेंट में कोलिजन में भी या एक्सपेरिमेंट में कोलिजन कराते हैं दो पार्टिकल्स का आपस में। अब यहाँ पर वो कोलिजन वाला काम कर रहे हैं न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए। अब डायरेक्ट तो नहीं साइक्लोट्रॉन से प्रोड्यूस कर सकते क्योंकि उसमें फील्ड का कोई असर नहीं होगा। तो क्या करते हैं कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं, एक्सेलरेट करवा के एक ऐसे न्यूक्लियस के साथ उसको टारगेट करते हैं, न्यूक्लियस पे उसको कोलाइड कराते हैं जिसपे रिएक्शन में हमें न्यूट्रॉन मिले। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन भी मिलते हैं। तो जब ब्रिलियम के ऊपर आप ड्यूट्रियम को एक्सेलरेट करवा के बम्बार्ड कराएंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, उस फास्ट न्यूट्रॉन्स को फिर आगे यूज किया जाता है कैंसर थेरेपी में। एनर्जी गेन वो देखनी है कि अब एक्सेलरेट तो हो गया चार्ज पार्टिकल, तो उसने एक्सेलरेट होने के बाद कितनी एनर्जी गेन की। The accelerating energy
q v naught potential due to potential difference provides kinetic energy half m v naught to proton. जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है वो जो प्रोटॉन को इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एक्सेलरेटिंग एनर्जी इज इक्वल टू इतनी काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर 2q. The magnetic force provides necessary centripetal force to proton in a circle. ये पीछे भी देखा है हमने कि मैग्नेटिक फोर्स का काम यही है कि उसने बस उस पार्टिकल को सर्कल में रखना है। तो मैग्नेटिक फोर्स और वो प्रोवाइड करी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसमें से हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, v रहेंगे q और b, इधर चला जाएगा v से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंगल v रह जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा QBr ओवर m. अब v की वैल्यू पुट करनी है आपने इक्वेशन 1 में, पोटेंशियल वाली इक्वेशन में, तो वो आ जाएगा आपके पास m ओवर 2q, q कैंसिल हो गई, q कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा v नॉट इज इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2m. अब एनर्जी गेन फाइंड करनी है, हमने पोटेंशियल फाइंड कर दिया है, क्योंकि एनर्जी गेन कैसे फाइंड होनी है, काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल है वो आपको वो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि कितनी एनर्जी गेन हुई है, कि आपने कितना पोटेंशियल दिया पहले उसको, उस प्रोटॉन को, तो उस पोटेंशियल की वजह से उस प्रोटॉन को कितनी एनर्जी मिली, तो वो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे बाय नोइंग द चार्ज टू मास रेशियो, मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियस आर, द इक्विवेलेंट वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड. चार्ज टू मास रेशियो ये तो प्रोटॉन के लिए फिक्स्ड होगी, आपको पता होगा, उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की है वो आपको पता हो, और उससे रेडियस कितना कवर किया है उस चार्ज पार्टिकल ने, तो आप इक्विवेलेंट वोल्टेज पता कर सकते हैं कि अगर इतना चार्ज है उस पार्टिकल का, इतना मास है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, उसके बाद उसका रेडियस इतना, मतलब इतना वोल्टेज अप्लाई किया हुआ आपने. द एनर्जी गेन्ड by ions can be calculated by multiplying charge q of ion with this equivalent voltage. अब एनर्जी गेन कैसे फाइंड करनी है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग चार्ज ऑफ आयन, जौन सा आयन आप एक्सीलरेट कर रहे हो उसके चार्ज को मल्टीप्लाई करना है आपने इक्विवेलेंट वोल्टेज के साथ, जो आपने वोल्टेज फाइंड किया है या उसके साथ आपने प्रोटॉन यूज कर रहे हैं, न्यूट्रॉन यूज कर रहे हैं, जौन सा आयन यूज कर रहे हैं उसके चार्ज को आपने मल्टीप्लाई कर देना उस वोल्टेज के साथ, तो एनर्जी गेन्ड आप फाइंड कर लेंगे. आज के लिए बस ये इतना ही, अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो बता दें. मैम जी मैंने आपसे कहना था कि ये जो आप हमें पढ़ा रही है ना